बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी ने शाकाहार को आरोग्य की दृष्टि से अपना लिया, परंतु उनके मित्र को केवल एक ही चिंता थी और वो ये कि कहीं शाकाहार की धुन में गांधी जी के स्वास्थ्य में गिरावट न आ जाए। इसीलिए उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और गांधी जी को एक होटल में खाने का न्योता दिया, परंतु गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहे। वो फैसला कर चुके थे कि परदेश में सभ्य बनने के लिए मांसाहार के अतिरिक्त और भी तो मार्ग होंगे। बस यहीं से गांधी जी ने चिमनी टोपी पहनना, सोने की चेन जेब में लटकाना, टाई बांधने की कला सीखना, सीधी मांग निकालना, ये सब शुरू कर दिया। परंतु सिर्फ सभ्य वेशभूषा धारण करने से तो कोई सभ्य नहीं बन सकता। इसीलिए गांधी जी ने नृत्य करना, फ्रेंच बोलना, वायलिन बजाना और भाषण देना, ये सब सीखना भी शुरू कर दिया। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय फेर फार। कोई ये ना माने कि नाच आदि के मेरे प्रयोग उस समय की मेरी स्वच्छंदता के सूचक है। आपने देखा होगा कि उनमें कुछ समझदारी भी थी। मोह के इस समय में भी मैं एक हद तक सावधान था। पाई पाई का हिसाब रखता था, खर्च का अंदाज रखता था। मैंने हर महीने 15 पाउंड से अधिक खर्च न करने का निश्चय किया था। मोटर में आने जाने का अथवा डाक का खर्च भी हमेशा लिखता था और सोने से पहले हमेशा अपनी रोकड़ मिला लेता था। ये आदत अंत तक बनी रही और मैं जानता हूं कि इससे सार्वजनिक जीवन में मेरे हाथों लाखों रुपयों का जो उलटफेर हुआ है, उसमें मैं उचित किफायतशारी से काम ले सका हूं। और आगे मेरी देखरेख में जितने आंदोलन चले, उनमें मैंने कभी कर्ज नहीं लिया, बल्कि हरेक में कुछ न कुछ बचत ही रही। यदि हरेक नवयुवक उसे मिलने वाले थोड़े रुपयों का भी हिसाब खबरदारी के साथ रखेगा, तो उसका लाभ वो भी उसी तरह अनुभव करेगा जिस तरह भविष्य में मैंने और जनता ने किया। अपनी रहन सहन पर मेरा कुछ अंकुश था, इस कारण मैं देख सका कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए। अब मैंने खर्च आधा कर डालने का निश्चय किया। हिसाब जांचने से पता चला कि गाड़ी भाड़े का मेरा खर्च काफी होता था। फिर कुटुंब में रहने से हर हफ्ते कुछ खर्च तो होता ही था। किसी दिन कुटुंब के लोगों को बाहर भोजन के लिए ले जाने का शिष्टाचार बरतना जरूरी था। कभी उनके साथ दावत में जाना पड़ता तो गाड़ी भाड़े का खर्च लग ही जाता था। कोई लड़की साथ हो तो उसका खर्च चुकाना जरूरी हो जाता था। जब बाहर जाता, खाने के लिए घर न पहुंच पाता। वहां तो पैसे पहले से ही चुकाए रहते और बाहर खाने के पैसे और चुकाने पड़ते। मैंने देखा कि इस तरह के खर्चों से बचा जा सकता है। महज शर्म की वजह से होने वाले खर्चों से बचने की बात भी समझ में आई। अब तक मैं कुटुंबों में रहता था, उसके बदले अपना ही कमरा लेकर रहने का मैंने निश्चय किया और यह भी तय किया कि काम के अनुसार और अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मोहल्लों में घर बदलता रहूंगा। घर मैंने ऐसी जगह पसंद किए कि जहां से काम की जगह आधे घंटे में पैदल पहुंचा जा सके और गाड़ी भाड़ा बच सके। इससे पहले जहां जाना होता वहां का गाड़ी भाड़ा हमेशा चुकाना पड़ता और घूमने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता। अब काम पर जाते हुए ही घूमने की व्यवस्था जम गई और इस व्यवस्था के कारण मैं रोज 8-10 मील तक आसानी से घूम लेता था। खासकर इस एक आदत के कारण मैं विलायत में शायद ही कभी बीमार पड़ा होऊंगा। मेरा शरीर काफी कस गया। कुटुंब में रहना छोड़कर मैंने 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए और दूसरा बैठक के रूप में। इस तरह आधा खर्च बचा। लेकिन समय का क्या हो? मैं जानता था कि बैरिस्ट्री की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए मुझे बेफिक्री थी। पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुख देती थी। लेली साहब के शब्द, तुम बीए हो जाओ फिर आना, मुझे बहुत चुभते थे। मैंने सोचा मुझे बैरिस्टर बनने के अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पढ़ाई का पता लगाया, कई मित्रों से मिला। मैंने देखा कि वहां जाने से खर्च बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई लंबी चलेगी। मैं 3 साल से अधिक रह नहीं सकता था। किसी मित्र ने कहा, अगर तुम्हें कोई कठिन परीक्षा ही देनी हो तो तुम लंदन की मैट्रिकुलेशन पास कर लो। उसमें मेहनत काफी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा, खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मुझे यह सुझाव अच्छा लगा, पर परीक्षा के विषय देखकर मैं चौंका। लैटिन और दूसरी एक भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे सीखी जाए? पर मित्र ने सुझाया, वकील के लिए लैटिन बहुत उपयोगी है।
लैटिन जानने वाले के लिए कानूनी किताबें समझना आसान हो जाता है और रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। इसके सिवाय लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व भी बढ़ता है। इन सब दलीलों का मुझ पर असर हुआ। मैंने सोचा मुश्किल हो चाहे ना हो, पर लैटिन तो सीख ही लेनी है। फ्रेंच की शुरू की हुई पढ़ाई को पूरा करना है, इसलिए निश्चय किया कि दूसरी भाषा फ्रेंच हो। मैट्रिकुलेशन का एक प्राइवेट वर्क चलता था, उसमें भर्ती हो गया। हर 6 महीने परीक्षा होती थी। मेरे पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। यह काम मेरे बूते के बाहर का था। परिणाम यह हुआ कि सभ्य बनने की जगह मैं अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया। टाइम टेबल बनाया, एक एक मिनट का उपयोग किया, पर मेरी बुद्धि या स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी कि दूसरे विषयों के अतिरिक्त लैटिन और फ्रेंच की तैयारी कर सकूं। परीक्षा में बैठा, लैटिन में फेल हो गया। दुख तो हुआ, पर हिम्मत नहीं हारा। लैटिन में रुचि पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि दूसरी बार परीक्षा में बैठने से फ्रेंच अधिक अच्छी हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय ले लूंगा। प्रयोगों के अभाव में रसायन शास्त्र मुझे रुचता ही न था, यद्यपि अब देखता हूं कि उसमें खूब रस आना चाहिए था। देश में तो यह विषय सीखा ही था, इसलिए लंदन की मैट्रिक के लिए भी पहली बार इसी को पसंद किया। इस बार प्रकाश और उष्णता यानी लाइट और हीट का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था, मुझे भी आसान प्रतीत हुआ। पुनः परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन सहन में अधिक सादगी लाने का प्रयत्न शुरू किया। मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे कुटुंब की गरीबी के अनुरूप मेरा जीवन सादा नहीं बना है। भाई की तंगी के और उनकी उदारता के विचारों ने मुझे व्याकुल बना दिया। जो लोग हर महीने 15 पाउंड या 8 पाउंड खर्च करते थे, उन्हें तो छात्रवृत्तियां मिलती थीं। मैं देखता था कि मुझसे भी अधिक सादगी से रहने वाले लोग हैं। मैं ऐसे गरीब विद्यार्थियों के संपर्क में ठीक ठीक आया था। एक विद्यार्थी लंदन की गरीब बस्ती में हफ्ते के 2 शिलिंग देकर एक कोठरी में रहता था और लोकार्ट की कोको की सस्ती दुकान में 2 पेनी का कोको और रोटी खाकर गुजारा करता था। उससे स्पर्धा करने की तो मेरी शक्ति नहीं थी, पर मैंने अनुभव किया कि मैं अवश्य ही 2 के बदले 1 कमरे में रह सकता हूं और आधी रसोई अपने हाथ से भी बना सकता हूं। इस प्रकार मैं हर महीने 4 या 5 पाउंड में अपना निर्वाह कर सकता हूं। सादे रहन सहन पर पुस्तकें भी पढ़ चुका था। 2 कमरे छोड़ दिए और हफ्ते के 8 शिलिंग पर 1 कमरा मैंने किराए पर लिया। एक अंगीठी खरीदी और सुबह का भोजन हाथ से बनाना शुरू किया। इसमें मुश्किल से 20 मिनट खर्च होते होंगे। ओटमील की लपसी बनाने और कोको के लिए पानी उबालने में कितना समय लगता। दोपहर का भोजन बाहर कर लेता और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ खा लेता। इस तरह मैं 1 से 1.25 शिलिंग के अंदर रोज के अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख गया। यह मेरा अधिक से अधिक पढ़ाई का समय था। जीवन सादा बन जाने से समय अधिक बचा। दूसरी बार परीक्षा में बैठा और पास हुआ। पर आप ये ना माने कि सादगी से मेरा जीवन नीरस बना होगा। उल्टे इन बदलावों के कारण मेरी आंतरिक और बाह्य स्थिति के बीच एकता पैदा हुई। कौटुंबिक स्थिति के साथ मेरे रहन सहन का मेल बैठा। जीवन अधिक सारमय बना और मेरे आत्मानंद का पार न रहा। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय फेर फार। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।